देखो 90% छात्र जो कर सकते हैं पिछड़ते कहाँ से हैं? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो आपके शुरुआत जब शुरू करते हो तो ये मान के चलो मिनिमम 1.5 से 2 साल, 2 साल मान लेता हूं मैं, 2 साल। ये 2 साल आप रेलवे की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं अपने क्षमता अनुसार, यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में या राज्य की सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये 2 साल आपको जो शुरुआती दौर होता है ऊर्जा के साथ होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए प्लस रेगुलरिटी, नियमितता, ये आपको चाहिए, नियमितता। ये 2 साल जो है ये बहुत आसान नहीं है, बोलना आसान है लेकिन आसान नहीं है। इस लंबी अवधि में एक छात्र क्या क्या किन किन चुनौतियों से गुजरता है। 90% छात्र यहीं कहीं ना बीच में सरेंडर कर देते हैं। कोई यहाँ सरेंडर कर देता है, कोई यहाँ सरेंडर कर देता है, कोई एकदम मौके पर पहुंच के सरेंडर कर देता है। इस लंबी अवधि के दौरान सरेंडर क्यों करता है और आप क्यों सरेंडर नहीं करेंगे? क्या करेंगे कि सरेंडर आप नहीं करेंगे, आप भिड़े रहेंगे? देखो भाई, कोई दिन अच्छा होगा, ऊर्जा से भरा निकलता है आपका, एकदम ऊर्जा, मन करता है आज 6-8 घंटा किताब छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन इसी दौरान आपका कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपका दिल बैठेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ना पढ़ाई करने का मन करेगा, ना आपको जीवन में कुछ उद्देश्य नजर आएगा, आपका मन संशय से भर जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। क्या वही जीवन साला, रोज का उठो, पढ़ाई करो, है ना, खाओ पियो, सूझ जाओ, क्लास जाओ, फिर आओ, पढ़ाई करो, साला जीवन में कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूमने लगेंगे और आपका दिल बैठने लगेगा। कोई दिन ऐसा आएगा इस 2 साल में, मेरे को लगता है कम से कम 20-25 बार तो आ ही जाएगा, ऐसा दिन आएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जब हो तो हम क्या करें? जब ऐसा कुछ किसी दिन होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नॉर्मली गलती करते हैं, वो करते क्या है कि उसी टेंशन में कि पढ़ना है, दिन भर चलता रहा, किताब लेके बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, ना तो पढ़ाई कर पाया ना तो ब्रेक ले पाया। और इस तरह की गतिविधि जब आप करते हो तो होता यह है कि ऐसा ये अवधि लंबी हो जाती, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी सप्ताह भर ऐसा चलता रहता है कि ना तो आपने ब्रेक लिया ना आपका पढ़ाई में मन लगा। सबसे बेस्ट तरीका, जब आप कोई दिन ऐसा आए, आपको एहसास हो जाएगा, उठते ही आपको एहसास होता है आज का दिन कैसा है, आपको लगा कि आज का दिन वैसे ही जाने वाला है कि ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो आप एक काम करो, निर्णय लो कि आज ब्रेक, आज पढ़ाई के बारे में ना सोचना है ना पढ़ना है। तो क्या करना है आज? फिर आप ब्रेक ले लो, आपको जो अच्छा लगता है, आपने जो चीजें पेंडिंग रखी हुई थी अपनी पढ़ाई की वजह से, नियमितता की वजह से, आप उनको करो। किसी मित्र से आप बहुत दिन से मिलना चाहते थे, नहीं मिले थे, मिलाओ, है ना। वो पुरुष मित्र भी हो सकता है और वो लड़की मित्र भी हो सकती है, लेकिन लड़की मित्र ना हो तो ज्यादा उत्तम है ना, नहीं तो क्या होगा कि पता चला जाके और डाइवर्ट हो गए ना। और या फिर आप खाने के शौकीन हो, बाहर खाने के शौकीन हो, थोड़ा जीभ चटर मटर करता है लेकिन बहुत दिन से नहीं गए हो, तो अपने जिसके साथ अच्छा लगता है उठ के जाओ और एक दिन जो है पूरा खाओ, और पिक्चर बहुत दिन से नहीं देखे हो तो अच्छी पिक्चर देखाओ, ब्रेक ले लो, पूरा छुट्टी मनाओ, ब्रेक, पढ़ाई के बारे में सोचना भी नहीं, और फिर सुध जाओ बढ़िया से, और सुबह उठोगे तो आपको अगले दिन नई ऊर्जा मिलेगी, फिर से आप भिड़ सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो आपने ना तो ब्रेक लिया ना तो आपका पढ़ने में मन लग रहा है और आप सप्ताह भर ऐसे ही बिता दिए, तो वो अवधि आपकी खराब हो जाएगी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे और उसका जो जो पीछे इकट्ठा होता जा रहा है उसके दबाव में आप और नहीं पढ़ पाओगे। एक ये प्रॉब्लम, समस्या जान गए, ऐसी स्थिति में क्या करना है। दूसरी समस्या, भाई मनुष्य हो, आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, आप जिस पर्यावरण में रहते हो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा।
कभी घर में अनिष्ट हो जाएगा, कभी घर में विवाह कार्यक्रम हो जाएगा तो भी ब्रेक लगेगा। कुछ चीजों को तो टाला नहीं जा सकता ना, होगा। तो फिर पता चला कि सप्ताह भर पढ़ाई नहीं हो पाई या 15 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ऐसी अवस्था जब आए तो एक छात्र को क्या करना चाहिए? मान लो उसके घर में विवाह कार्यक्रम का माहौल बन गया है, या फिर त्योहारी सीजन आ गया जैसे दिवाली वाली का आता है। तो एक छात्र जिस तरह से मान लीजिए 6 घंटे पढ़ने का उसका रूटीन सेट हो चुका है, वो 6 घंटा पढ़ता है, लेकिन इस अवसर पे हो नहीं पाएगा। तो इस समय एक सिंसियर छात्र को करना ये चाहिए कि थोड़ा कष्ट लेना चाहिए कि सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटा पढ़ ले, ताकि बाद में उसे पता है कि दिन में पढ़ाई होगी नहीं। जैसे लोग जागेंगे, माहौल में पढ़ाई नहीं होगी। तो जब दुनिया जब काम ना कर पा रही हो, उस समय भी कोई छात्र अगर जल्दी उठकर कार्य कर लेता है तो वो कई लाखों से आगे चला जाता है ना। ये काम करना चाहिए। अच्छा, लेकिन मान लो किसी कारणवश बहुत ही दुख का समय या निकृष्ट मतलब घटना हो गई है परिवार में, तो उस समय जाहिर सी बात है पढ़ाई का मन नहीं लगेगा ना, क्योंकि भाई खुशी के अवसर पे आप समय निकाल के पढ़ सकते हो, लेकिन अगर दुख का समय है तो उस समय आप कुछ भी कर लो, पढ़ाई नहीं होगी। तो फिर आप ऐसा 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, तो भाई ये तो नेचुरल कॉज है, ठीक है, मत करो। लेकिन 20 दिन के बाद अब आपके सामने चुनौती क्या है? एक छात्र कैसे पिछड़ता है और कैसे उसके ऊपर प्रेशर आता है। 15 दिन पीछे हो गया, वो 15 दिन क्लास आगे चली गई, बहुत सारा सिलेबस हो गया। अब क्या करे? अब वो सोचता है कि पीछे का भी करना है और आगे का भी करना है। अब इस दुविधा में साला वो कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। अब बताता हूं इस समय का क्या सुझाव है। जो पीछे छूट गया है उसको छोड़ो, जहां से गाड़ी चल रही है, जहां से आप दोबारा आए हो वहां से पकड़ो गाड़ी। छुट्टी वाला समय जो मैं आपको बताता हूं कि आप संडे को टेस्ट देने के बाद ब्रेक ले लो, सप्ताह का ब्रेक। अब वो छुट्टी वाले 2-2 घंटा निकालो और 2-2 घंटा पीछे से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम से, भले ही उसको 2 महीना लग जाए उसको मेकअप करने में, धीरे धीरे करो। इससे क्या होगा कि आप मौजूदा समय से जुड़ भी जाओगे और धीरे धीरे पीछे वाला हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट से प्रॉब्लम क्या होती है? वो सोचता रहता है पीछे का भी करना है और इसका भी करना है, और इस दोनों के चक्कर में कहीं के नहीं रहता, दबाव में पढ़ नहीं पाता। बात समझ गए? अब ये 2 साल का समय आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीजीपीएससी, बोला ना आपको, एकदम साधारण सा उदाहरण बताता हूं जो आपके लोगों की उम्र में ज्यादा अच्छे समझ में आता है आप लोगों को। पहला पहला प्यार, पहली पहली गाड़ी ना, और पहले पहली तैयारी, ये ऊर्जा के साथ होनी चाहिए। ऊर्जा पूरे जोश के साथ, तल्लीनता के साथ, वरना करो ही मत ना, वरना करो ही मत। तो जो ऊर्जा रहती है पहली बार में पूरी ऊर्जा के साथ भिड़ो। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, एकदम छोटा सा एग्जांपल है आपका, जब आप गाड़ी लेते हो पहले 2-3 महीना एकदम पोंछ पाछ के चमका के रखते हो। जैसे वो गाड़ी पुरानी हो जाती है साला, फिर वो गड्ढे में जाए नाली में जाए आप परवाह करना छोड़ देते हो ना। फिर वो साला पता चला कि 1 साल से आपका हाथ उसकी सफाई में लगा ही नहीं है, बस दौड़ा रहे हो। तो बस दौड़ा रहे हो तो गाड़ी भी आपको परेशान करेगी, क्योंकि ना तो मेंटेनेंस में ध्यान है ना कुछ, ये वो गंदा संदा चला रहे हो। वही पढ़ाई के साथ भी होता है। पढ़ाई के साथ आप बोर हो जाओगे, किसी चीज को बार बार पढ़ना होगा तो आपको बोरियत लगेगा। इसलिए पहली बार की जो ऊर्जा होगी सॉलिड लगाओ, ताकि पहली बार में सॉलिड लिख के ये सब याद कर करके एकदम पूरा मंथन करते करते जब तैयारी करोगे ना, दूसरी बार में क्या होगा, वो चीजें बड़ी आसानी से रिविजन करना आसान हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने हल्की फुल्की तैयारी की और दोबारा आप 1 साल बाद जब विषय को पकड़ रहे हो, नया नया लग रहा है, तो आप कष्ट अनुभव करोगे फिर से। क्यों? क्योंकि एक बार कर चुके और दोबारा उतना ही समय और उतनी ऊर्जा देने में मुश्किल होगा। होगा कि नहीं होगा ना? बहुत सामान्य सा, जैसे मैं मेरी बाई, पहले जब विवाह हुआ तो बड़ा जोश उमंग रहता था, अरे हाँ भाई खाना खाई कि नहीं खाई ना, अरे भाई कहीं उसको कहीं खुश तो है कि नहीं है, कहीं कुछ ये तो नहीं चाहिए। फिर 1-1.5 साल पुरानी हो गई,
वैल्यू कम हो गई, ऐसा नहीं है कि मेरे नजर में, उसकी नजर में भी मेरी वैल्यू कम हो गई। पहले वो मेरी तुलना, वो क्या है, पति भगवान का रूप, भगवान के समान होता है, अब पति कुकुर हो गया 1.5-2 साल बाद ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपको ये समझना होगा, पढ़ाई में भी ऊर्जा पहली बार लगाओ और एकदम भिड़ के लगाओ, ठीक। इस दौरान कभी कभी ब्रेक होता है तो उसका समाधान मैंने बताया, लेकिन यही तरीका है ना। और रही बात पत्नी की, तो मजाक कर रहा हूं, सारे घर में ऐसी होता है, पति पत्नी नया नया अलग होता है 1.5-2 साल बाद, लेकिन क्या होता है कि रहते रहते मोह हो जाता है। फिर मान लो वही चली जाएगी महीना भर, तो आई विल स्टार्ट मिसिंग हर ना, आदत हो गया है। आदत ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है कि आप जानवर प्रेमी ना हो, लेकिन आपके घर में कोई कुकुर बंधा हुआ हो ना, मैं हूं कुकुर, वो बंधा हुआ हो, है ना, तो भी आप जानवर प्रेमी ना हो तो भी आपको वो, आप अब 1 महीने बाद अचानक वो चला जाए तो आप मिस करने लगोगे। यही पति पत्नी के साथ होता है ना, ठीक है। कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, बोला सर एकदम परफेक्ट बोलिस ना। चलो आओ, आइए। भारतीय मूर्ति कला, चूंकि यहां से वीडियो नहीं बना है ढंग से तो मैं इसको वहां से रगड़ रहा हूं। आइए थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। भारतीय मूर्ति कला केवल यूनानी कलाकारों के समांतर है, मतलब भारतीय मूर्ति कला इतनी उत्कृष्ट है कि केवल इसका मुकाबला किससे, अगर किसी से है तो यूनानी बोले तो ग्रीस की जो मूर्ति कला थी उसी के समानांतर है। अब भाई अलग अलग काल में मूर्ति कला में जो विकास हुए उस पर चलेंगे। हड़प्पा काल में 2 प्रकार की मूर्तियां हमें मिलती हैं, एक कांसे से निर्मित मूर्तियां और एक टेराकोटा से निर्मित मूर्तियां। तो पहले कांसे की मूर्ति देख लेते हैं। हड़प्पा वासी कांसे की मूर्ति बनाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते थे वो है मोम तकनीक, वैक्स टेक्निक। लेकिन साथ में लुप्त इसलिए लगा देते हैं क्योंकि पहले इस तकनीक से मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन अब नई तकनीकें आ गई हैं, इसका प्रयोग नहीं होता, इसीलिए लुप्त मोम तकनीक बोल देते हैं। एक जन प्रश्न में टिक इसलिए नहीं किया कि सर आप बोले थे लुप्त मोम तकनीक और केवल मोम तकनीक लिखे थे, तो मैं टिक नहीं किया ना, तो ऐसा गलती हो जाता है। अब ये बात देखो तो आपको ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पावासी कांसे की मूर्ति किस तकनीक से बनाते थे? मोम तकनीक से, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, अब नए तकनीकों का सहारे से बनाया जाता है। क्या होता था मोम तकनीक में कि पहले जिसकी भी मूर्ति बनानी हो, मोम को उस आकार में ढाला जाता था, उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगाया जाता था और उसको सुखा दिया जाता था। सूखने से गीली मिट्टी का लेप वो आकार ले लेता था जो मोम का आकार दिया है आपने, और उसके बाद मोम पिघल जाता था। फिर मोम पिघल गया, खाली जगह हो गई अंदर, फिर कांसा पिघला के डाल दिया जाता था और वो मूर्ति का आकार ले लेता था। इस संबंध में 2 प्रसिद्ध कांसे की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। एक है कांसे की नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और एक कांसे का बैल जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर टेराकोटा मूर्ति पे आते हैं। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्ति, टेराकोटा ना। अच्छा, मृद भांड भी टेराकोटा ही का उदाहरण है। मृद भांड पका के जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो भी टेराकोटा मृद भांड है, लेकिन हम मूर्ति की बात कर रहे हैं। टेराकोटा की जो मूर्तियां होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में किस विधि से बनाई जाती थी? पिंचिंग विधि। किस विधि से? पिंचिंग विधि। और इसमें एक उदाहरण है मातृदेवी की मूर्ति। हालांकि मातृदेवी की मूर्ति बहुत कॉमन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे शहरों से मिली है, लेकिन सबसे पहली जो मातृदेवी की मूर्ति हमें मिली थी, सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा को लेते हैं अपन। मातृदेवी की टेराकोटा की मूर्ति जो हड़प्पा से मिली थी, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका। आगे बढ़ते हैं तो भैया ये देखो कांसे की नर्तकी, और ये कांसे का पता नहीं बैल कैसे, मतलब जो भी है, मौर्य काल। फिर आगे मौर्य काल में चलते हैं। मौर्य काल में मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बहुत पॉपुलर थी। यक्ष और यक्षिणी एक तो बहुत सारे सीरियल इस प्रकार के आते हैं ना,
अबे KSH यक्ष, ए भैया यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी इनका संबंध, यक्ष और यक्षिणी का संबंध तीनों धर्मों से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। जैन धर्म से तो ऐसा संबंध है कि सारे जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर, आप पढ़ोगे बाद में जैन धर्म तो डिटेल जानोगे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर, तो ये सारे तीर्थंकरों का संबंध यक्षिणी से है ना। हालांकि बहुत पॉपुलर था ये मौर्य काल में। अब आइए आगे चलिए, यहां से काम आए। अब मौर्य काल में 3 मूर्ति कला की 3 शैलियों का विकास हुआ, 3 शैलियां विकसित हुई, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती या वेंगी शैली। अमरावती या इन शैलियों की खासियत कुछ जहां से प्रश्न बनेगा। गांधार शैली कहां विकसित हुई थी? कंधार। कहां? कंधार। और कंधार कहां है? अफगानिस्तान। गांधार शैली कहां विकसित हुई? कंधार, अफगानिस्तान। मथुरा शैली कहां विकसित हुई? यमुना नदी के तट पर मथुरा में ही होगी, उत्तर प्रदेश। और अमरावती में कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि अमरावती महाराष्ट्र में भी है और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, ये आंध्र प्रदेश वाला है ना। और अमरावती चूंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी वेंगी हुआ करती थी, तो इसीलिए अमरावती शैली को वेंगी शैली भी कहा जाता है। इसका विकास कहाँ हुआ? कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश। अब और बारीकियों को जो आपके नोट्स में दिखेगा, लेकिन मैं यहीं से बोलता जाता हूँ। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले एक एक शैली को, गांधार शैली को पकड़ते हैं। गांधार शैली वास्तव में ये आपके जो ग्रीक है, ग्रीक यूनानी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण है। वो यूनानी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण। यूनानी को हेलेनिस्टिक भी कहते हैं, कभी कभी यूनानी के स्थान पर हेलेनिस्टिक आ जाएगा। यूनानी या हेलेनिस्टिक प्लस भारतीय शैली का मिश्रण गांधार शैली है ना। तो गांधार शैली में जो मूर्तियां बनती थी, तो उसके 2 चरण हैं। प्रारंभिक चरण में गांधार शैली में नीला बलुआ पत्थर, नीला धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हो, उससे मूर्तियां बनाई जाती थी। बाद में जब ये कला आगे चली, तो बाद में प्लास्टर और मिट्टी का भी इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जाने लगी। जबकि मथुरा शैली में आ जाइए, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है, लाल बलुआ पत्थर ना। तो याद रखिए, इधर नीला बलुआ पत्थर, इधर लाल। जबकि अमरावती शैली में सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाई जाती, ये भी याद होना पड़े। अब भैया कोई ना कोई तो शासक होगा ना, कोई ना कोई वंश शासन कर रहा होगा, संरक्षण नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? गांधार शैली और मथुरा शैली, ये दोनों का विकास कुषाण काल के संरक्षण में, कुषाण एक राजवंश था, उसके संरक्षण में हुआ है। तो गांधार और मथुरा का किसके संरक्षण में विकास हुआ है? कुषाण से। जबकि अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में हुआ है। सातवाहन समझ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुषाण। तो गांधारा एंड मथुरा स्टाइल ऑफ आइडल मेकिंग, दे फ्लरिश्ड एंड दे एस्टैब्लिश्ड they under the patronage of Kushana rulers, while the Amravati style of idol making, it was patronized by Satvahana kings, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा संरक्षण मिला। इन तीनों शैलियों में बुद्ध कॉमन थे, क्योंकि मौर्य काल के समय बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो तीनों शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। बुद्ध की मूर्तियां थोड़ी थोड़ी अलग अलग थी तीनों शैलियों में। जैसे पहले गांधार शैली में बुद्ध के लटें दिखाई दी गई, लट पहले बुद्ध ना आपको खुले हुए बाल और लहराते हुए बालों के साथ दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पर मथुरा शैली में जो लाल बलुआ से बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, उसमें बुद्ध, उसकी खासियत के मुस्कुराते हुए बुद्ध होंगे। और जो अमरावती शैली है उसमें बुद्ध एक तो संगमरमर से बने होंगे और दूसरा क्या, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मूर्ति का रूप दिया जाएगा और जातक कथाओं के जो कहानियां हैं उनको मूर्ति का रूप दिया जाएगा।
ये विशेषता बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे गुप्त काल में चलते हैं। मौर्य काल हो गया, अब गुप्त काल में चलते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर आप बोल रहे हो मौर्य काल में इन तीनों का विकास हुआ, लेकिन यहाँ कुषाण और ये कैसे आ गए? तो भैया उसका जवाब ये है कि भाई नर्मदा नदी के उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक इधर मौर्य साम्राज्य था ना, ईस्वी में शुरू हुआ था और पहली शताब्दी ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य रहा। लेकिन अशोक के बाद जो भी मौर्य राजा आए वो कमजोर सिद्ध हुए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई राजवंश कमजोर होगा तो दूसरे राजवंश कब्जा करेंगे। तो भैया इधर ये पाकिस्तान मथुरा वाले जो पश्चिमी सीमा जो था, यहाँ कौन आ गए? कुषाण ना। और मौर्य काल खत्म ही हो रहा था, दक्षिण में एक राजवंश का उदय हो गया जो महाराष्ट्र, आंध्रा और ये सब क्षेत्र में था, सातवाहन। तो चल तो रहा है मौर्य काल, बड़ा साम्राज्य, एकीकृत साम्राज्य यही था, अखिल भारतीय साम्राज्य। तो मौर्य काल के समय कुषाण इस क्षेत्र में कब्जा कर लिए थे, तो कांधार वाला क्षेत्र भी इनके कब्जे में था, मथुरा वाला भी। तो कांधार में गांधार शैली का विकास हुआ, मथुरा में मथुरा शैली का विकास हुआ। जबकि सातवाहनों के कब्जे में आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वहां पर अमरावती शैली या वेंगी शैली का विकास हुआ। बात समझ गए? पक्का? लीना तो नाम से गाना है। अरे साला क्या बताऊं, तुम लोगों का नाम से जो गाना होता है ना, तुरंत मेरे वो उसमें चलने लगता है। अरे लीना ओ लीना, एकदम उसका नाम से ही गाना है, लीना ओ लीना लीना। नहीं सुनी? अच्छा तू उस जमाने की नहीं है। आज देखना, आज जरूर ये यूट्यूब में ढूंढेगी। हाँ, उसके नाम से, प्रिया के नाम से तो प्रिया ओ प्रिया ओ, बहुत सारा गाना है। आओ, अब गुप्त काल में एक और मूर्ति कला शैली का विकास होता है। अब गुप्त, मौर्य खत्म हो गया, पतन हो गया, आगे गुप्त आएगा, 30 है ना, 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी ईस्वी में लोग चलेंगे। 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल चलता है। इस काल में, गुप्त शासकों के काल में, सारनाथ, कहाँ है सारनाथ? वाराणसी। यहाँ पर एक और शैली का विकास होगा जो क्या कहलाएगी? सारनाथ शैली। अब सारनाथ शैली की विशेषता क्या है? यहाँ पर क्रीम बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होगा और धातु से भी मूर्तियां बनाने शुरू हो जाएंगी ना। सारनाथ शैली में एक तो क्रीम बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होगा, साथ में धातु से भी मूर्तियां बनाई जाएंगी। और एक और विशेषता, इससे पहले जो तीनों शैलियां आपने देखी, यहाँ कई बार ऐसा होता था कि मूर्तियां नग्न अवस्था में बनाई जाती थी, मूर्तियां जो होती थी नग्न। लेकिन सारनाथ की शैली ये है कि जो भी मूर्ति बनेगी, मूर्ति वस्त्र धारण, अरे मूर्ति को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मूर्ति को वस्त्र पहना देते थे, ऐसा नहीं। मूर्ति जो बनाई जाती थी उसी में प्रतीत हो कि वस्त्र पहना हुआ है, ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थी। ये दो खासियत है। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति इसका उदाहरण है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लटके झटके वाला। आइए अब गुप्त काल में वो तो दिख गया आपको, अरे टेराकोटा मूर्तियां। तो गुप्त काल में भी भैया पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां बनती थी, लेकिन 2 प्रकार की मूर्तियां थी। प्रश्न बनना मुश्किल है, एक तो देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, एक सामान्य पुरुष और स्त्री की मूर्तियां होती थी। छोड़, आइए दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में मूर्ति आपको मंदिरों में मिलती, और दक्षिण भारत में जो मूर्तियां हैं वो मुख्यतः आपको 3 रूपों में दिखाई देती। एक कीर्तिमुख, ये एक राक्षस टाइप का इमेज है जो आपको मंदिरों के दीवारों पर मिलता है। कीर्तिमुख है ना, नोकीले दांतों वाला राक्षस ना। और इस प्रकार के राक्षस आपको आजकल भी दिखाई देंगे, राक्षसनियां, राखी सावंत, सोफिया अंसारी, ये सब यही हैं, सब ये वंशज हैं, है ना। खुशी मुखर्जी, साला इस बारे में जीके बहुत स्ट्रांग है तेरा। अच्छा, ये याद रहता है, किताब का जल्दी याद नहीं रहता है। कीर्तिमुख ना। और एक संगीतमय मूर्तियां, खासियत थी दक्षिण भारत की में। संगीतमय मूर्तियां मतलब वाद्य यंत्रों के साथ मूर्तियां बनाई जाती थी।
ऐसा नहीं सोचो कि संगीत में मूर्तियां तो इसे ठोको तो संगीत निकलेगा। और तीसरा है सप्त मातृका मूर्तियां। मतलब सप्त मातृका नॉर्मली 7 देवियों एक साथ लड़ी, 7 देवियों की मूर्तियां एक साथ, लेकिन कई बार 7 देवता भी होते थे। 7 देवी देवताओं की मूर्तियां या 7 देवियों की मूर्तियां, ये दक्षिण भारत की विशेष है ना। ठीक, तो आप तो सप्त मातृका मूर्तियां बहुत मिलेंगी आपको। सबसे प्राचीन मूर्तियां, सप्त मातृका मूर्तियां आपका उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? कांचीपुरम का कैलाशनाथ। पढ़ो इसको, 20% से ज्यादा यहां से हिस्सा नहीं है, क्योंकि मूर्ति कला में फोकस 80% प्रश्न वो गांधार, मथुरा और अमरावती से ही ले लेगा। मतलब वो एकदम कंठस्थ होना चाहिए। आइए अब चोल मूर्ति कला में आते हैं। भाई चोल मूर्ति कला जो जानी जाती है वो नटराज की कांसे की मूर्ति के लिए जानी जाती है। नटराज, नटराज बोले तो शिव का रूप, शिव का नृत्य करता हुआ रूप नटराज ना। ऐसा नहीं है कि केवल चोल ही नटराज की मूर्ति बनाते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ चालुक्य शासन था। इतिहास में पढ़ोगे आप, चालुक्य राजवंश का शासन था। चालुक्य भी नटराज की मूर्ति बनाते थे। पल्लव, ये जो आंध्रा वाला और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पल्लव राजवंश था, पल्लव भी नटराज की मूर्ति बनाते थे। चोलों से पहले के राजवंश हैं ये, चालुक्य और जो पल्लव बता रहा हूं मैं, ये भी बनाते थे। लेकिन नटराज की मूर्ति अपने चरमोत्कर्ष पर, अपने पीक पर कब पहुंची? चोलों के साम्राज्य में। जब चोल 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु वाले इस क्षेत्र में चोल का साम्राज्य स्थापित होता है। चोल 2 बार आते हैं ना, एक प्राचीन चोल है और एक मध्यकाल के चोल है। वो इतिहास में आप जान जाओगे। 12वीं शताब्दी, कब? 12वीं शताब्दी। तो 6वीं शताब्दी के आसपास पल्लव और चालुक्य ये भी नटराज की मूर्ति बनाते थे। लेकिन नटराज की जो कला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर, पीक पर कब पहुंची? चोल साम्राज्य में, जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु के क्षेत्र में राज करता था। तो हमें जो आज तक मतलब सबसे, भारत में जितनी भी नटराज की मूर्तियां मिली हैं उसमें सबसे प्राचीन मूर्ति वो कहां से मिली है? वो रावण फाड़ी गुफा। कहां से मिली है? कहीं लिखा होगा रावण फाड़ी गुफा। ये दे, रावण फाड़ी गुफा एहोल कर्नाटक से। एहोल कहाँ है? कर्नाटक। रावण फाड़ी गुफा एहोल कर्नाटक से मिली है। और ये किस साम्राज्य की मूर्ति? चालुक्य। किस साम्राज्य की मूर्ति है? चालुक्य ना। अब तक की सबसे प्राचीन नटराज की मूर्ति कहां से मिली है? रावण फाड़ी गुफा एहोल कर्नाटक। और इस समय, और ये किस राजवंश की मूर्ति है? चालुक्य राजवंश ना। लेकिन अब तक की सबसे प्रसिद्ध जो नटराज की मूर्ति मिली वो किस राजवंश की है? चोल राजवंश की सबसे प्रसिद्ध है ना। और कहां से मिला था? सबसे चिदम्बरम। कहां से मिला था? चिदम्बरम तमिलनाडु। कहां से? चिदम्बरम जगह है तमिलनाडु, वहां से मिला। ओके, सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला नटराज की मूर्ति कहां से मिली तो चिदम्बरम तमिलनाडु से। और अब तक की सबसे प्राचीन नटराज की मूर्ति कहां से मिली तो रावण फाड़ी गुफा एहोल कर्नाटक। अब हम चलते हैं वो प्रसिद्ध मूर्ति चोल साम्राज्य की जो हमें मिली है। कहां से? जो हमें मिली है किस साम्राज्य की है? चोल साम्राज्य की। आइए क्लियर होगा, होना चाहिए क्लियर। हो जा, नहीं हुआ थे? नहीं, कल मैं एक लाया था ये वाले रीस का, ये वाले हो ही। रुक जा, आ जा आगे से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ओरिजिनल है भैया,
ना अब तो सजावटी स्तर पे आपको बहुत सारी यही कहीं दुकानों में मिल जाती है। सी कॉपी ओरिजिनल जो चोला साम्राज्य की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है वो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में है ना, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में अभी। लेकिन ये अब हम चलते हैं कि चोलों के समय की जो प्रसिद्ध नटराज कांसे की नटराज की मूर्ति जो मिली है उसमें शिव, ये कौन है, शिव रूप है ना। अब इसमें इसकी विशेषता पर प्रश्न बन सकता है। चतुर्भुजी नटराज को, चोल की जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति कितने भुजाओं वाली, चतुर्भुजी कांसे की नटराज की मूर्ति है। दाहिना ऊपरी हाथ ये हो गया राइट अपर हैंड, राइट अपर, और ये वाला हो गया राइट लोअर, समझ गए। दाहिना ऊपरी और दाहिना नीचा। बायां ऊपरी ये हो गया लेफ्ट अपर, और ये जो दिख रहा है लेफ्ट लोअर, मतलब बायां ऊपरी बायां निचला। क्लियर। अब पहले तो चार भुजा किसको अंकित करते हैं ये बैठा लो अपने दिमाग में। भाई बुद्ध की जो दाहिना ऊपरी हाथ है उसमें डमरू है, उसमें हो गया माय फॉल्ट। शिव नटराज की मूर्ति में दाहिने हाथ में, ऊपरी हाथ में क्या पकड़े हुए, डमरू, और वही दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में है। ऐसे मुद्रा में कुछ पकड़े नहीं है, दाहिना का निचला हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब आशीर्वाद की मुद्रा में। बाएं में चलते हैं। बायां का जो ऊपरी हाथ है उसमें अग्नि है। अबे बायां उसका तो एक्सप्लेन ही नहीं किया सर। अरे एक्सप्लेन कर रहा था, पहले कहा है कौन सी मुद्रा में वो देखना। बायां ऊपरी हाथ में क्या है, अग्नि, और बायां निचला हाथ किधर है, उठे हुए पांव की ओर इशारा करते हुए, है ना। उठे हुए पांव ऐसे बताते ना, इधर ऐसे मोर पांव उठे हैं, वो है ना। मतलब देखो क्या है ऐसे, लेकिन चार हाथ कहां से ले आऊं, एक ठो ऐसे हो गए, एक ठो ऐसे दिखाते ला। तो ये किधर, ये बायां उठे हुए पांव को और इशारा करते हुए, चार चीज हो गई। अब सबका देखेंगे क्या प्रतीक है, बाद में देखेंगे। पहले दाहिना ऊपरी हाथ में डमरू है, दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, बायां ऊपरी हाथ में अग्नि है, और बायां जो निचला हाथ है वो उठे हुए पांव की ओर इशारा करते हुए, चार चीज हो गई। फिर आप देखिए लटाएं, ये देखो लटाएं बह रही हैं ऐसे ऐसे, देखा बहती हुई लटाएं। ये गंगा का प्रवाह है। किसका प्रतीक है, गंगा का प्रवाह। ऐसा बोला जाता ना, गंगा कहां से निकले है, हाउ, ठीक, शिव की जटाओं से गंगा निकली। वही है, हाँ वो वही सत्य है। निकली है कहाँ, हिमालय की गंगोत्री से, पृथ्वी से ना। आओ अब उसके बाद एक और चीज देखो, ये किसी को ऊपर, ये जो शिव की जो नृत्य है ये तांडव नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तांडव, शिव का तांडव कर किसके ऊपर रहे हैं। एक नीचे बौना है वामन, ये देखो ये दिख रहा है छोटा सा लेटा हुआ, ये है वामन। अच्छा वामन मतलब कोई ना कसाला कल बोल दिया था विष्णु का, अबे विष्णु है, विष्णु के ऊपर नहीं कर रहे डांस। वामन विष्णु का एक अवतार है, वामन अवतार। ये वामन का मतलब एक बौना कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर शिव तांडव कर रहे हैं, है ना। वामन शिव तांडव किसके ऊपर कर रहे हैं, एक बौने के ऊपर, जिसको क्या कर रहे हैं अपन, वामन। उसके बाद एक और चीज देखो, ये सांप दिख रहा, सांप लिपटा हुआ। सांप भी किसी चीज का प्रतीक है, जो ऐसे झांका थे ना ऐसे करके देखो, तो ऐसे खोपचल निकल के ऐसे नहीं झांका थे ना। तो यह का करो चीज का प्रतीक है। आओ एक और चीज जो दिख नहीं रहा हमको, मतलब एक वाइट कलर का हेलो 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 है, हालो, वो हेलो होता है,
ये हेलो खाली वाला नहीं है, प्रभा मंडल की बात कर रहा हूं, प्रकाश का प्रभा मंडल। ये जो मूर्ति बनी होती थी ना कुछ इस प्रकार से कि पीछे मूर्ति के पीछे सफेद प्रकाश का प्रभा मंडल दिखाई दे, वो भी किसी चीज का प्रतीक है। अब चलो एक एक करके चलते हैं। पहला डमरू, ऊपरी दाहिने ऊपरी हाथ में है डमरू, और डमरू वास्तव में है सृजन की ध्वनि का प्रतीक। मतलब कहा जाता है कि शिव ने डमरू बनाया और इसकी ध्वनि से इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है ना, समझ गए आप? ठीक। और मदारी जब डमरू बजाता है डॉली नाच देगी वो डमरू के ध्वनि पे भी नाच देती है। और लोग बोलते हैं ना जैसे म्यूजिक बजता है डॉली नाचने लगती है, लेकिन डमरू में तो सांप नाचता है रे। नहीं नहीं, डमरू में नहीं, वाह बंद। अच्छा, वो पुंगरी में भी सांप नहीं नाचता ना, वो किसी में नहीं नाचता। असल में क्या करता है, अगर वो ऐसे बजाएगा तो सांप को तो बहरा होता है। वो क्या करते हैं वो लोग ना, जमीन में बजाते हैं, जमीन में वाइब्रेशन होता है, तो सांप जो थोड़ा मूवमेंट करता है ना वो उस वाइब्रेशन की वजह से करता है। एक मिथक ये भी है, सांप दूध पीता है। सांप दूध पीता ही नहीं, नहीं पीता। वो दूध पिएगा मर जाएगा। सांप दूध पिएगा मर जाएगा, सांप दूध नहीं पीता है। वो सफेद जो आकर्षित जरूर करती है लेकिन पीता नहीं है वो। लेकिन भाई वो मूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता। चलो चलो इधर आओ। डमरू हो गया। जो दाहिना निचला हाथ कौन सी मुद्रा में? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा मतलब आशीर्वाद का प्रतीक। फिर होकर बाद एती आ जाओ, अग्नि मतलब विनाश का प्रतीक। अग्नि मतलब बायां ऊपरी हाथ, अग्नि है मतलब किसका? विनाश का प्रतीक, सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन। और ये जो उठा हुआ पांव है, जो निचला हाथ जो उठे हुए पांव की ओर इशारा कर रहा है ना, वो किसके उधर? मोक्ष का मार्ग। किसका प्रतीक है? मोक्ष के मार्ग का प्रतीक। जो हाथ जो उठे हुए पांव की ओर इशारा कर रहा है ना, वो किसका प्रतीक है? मोक्ष का प्रतीक। फिर आप देखो बाया पांव जो उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है, कौन सी मुद्रा में? भुजंग त्रसिता मुद्रा में। उठा हुआ पांव कौन सी मुद्रा में है? भुजंग त्रसिता मुद्रा। और भुजंग त्रसिता मुद्रा किसको दर्शाता है? भक्त के मन के भ्रम को, भक्त के मन के भ्रम को दर्शाता है। उसके बाद वामन देख लो भैया। वामन मतलब अहंकार है, हाँ हटाता है, वही भक्तों के मन का भ्रम हटाता है वो। और वामन जो है वो अहंकार का रूप है। तो वामन को, अहंकार को शिव कचरा थे, समझ रहे हो? वामन के ऊपर डांस कर रहे थे मतलब अहंकार ला कचरा थे। ठीक। औ का है हवा में बहती लटाएं, किसका प्रतीक है? गंगा। और एक और प्रभा मंडल होगा। अच्छा एक और चीज, अर्धनारीश्वर। शिव एक कान में पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं और एक कान में महिला का, तो ये किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर का प्रतीक ना, आधा स्त्री आधा पुरुष। और हवा जो प्रकाश का प्रभा मंडल है, देखो बाह में लिपटा हुआ सांप देख रहे हो, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जो सांप है वो किसका प्रतीक है? कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति कहाँ निवास करती है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में। और प्रकाश का जो प्रभा मंडल है मूर्ति के चारों ओर, वो अंतहीन चक्र का, समय का अंतहीन चक्र है ना। ठीक। कभी प्रश्न बिल्कुल बन सकता है यहां से, और मैं बता रहा हूं प्रश्न बन जाएगा ना तो 99% छात्र फड़फड़ा दी। आ जाओ। अब मुगल काल की मूर्ति देख लो आप। मुगल काल में भी तो मूर्ति, लेकिन मुगल काल में ज्यादा इंटरेस्ट मूर्ति पर नहीं हुआ। ये क्या कर रहे थे? इमारत बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, अपनी संरचना बनाते थे, मूर्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। अकबर के मकबरे में लेकिन फिर भी आपको उत्कृष्ट मूर्ति कला, मतलब मुगल काल में आपको मूर्ति कला दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मूर्ति कहाँ दिख जाएगी?
अकबर के मकबरे में जो हुमायूं ने बनवाया था। और एक और चीज, मथुरा हॉल लिखे है, मथुरा हॉल नहीं है, एक आए मयूरा, मयूरा या मयूर मंडप। मयूरा हॉल या मयूर मंडप कहाँ है? आगरा लाल किले के भीतर मयूरा हॉल या मयूर मंडप। और यहाँ पर आपको कुछ हिंदू मूर्तियां दिखेंगी, जैसे स्वास्तिक, कमल, हिंदू रूपांकन मिलेंगे आपको। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ के निकल जाओ ध्यान से, कभी लटके झटके वाला है। आगे चलो, यहाँ आओ। भारत में प्रतिमाएं, ऊंची प्रतिमाएं, सबसे पहला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एला सुधारा, मैं बोला सुधारने के लिए, अभी तक नहीं सुधारी, दशमलव नहीं है। आओ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात। फिर मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे, द्वीप दो प्रकार के होते हैं। एक समुद्र के बीच में जो सतह उभर के आ जाती है उसको एक समुद्री द्वीप कहते हैं, और एक द्वीप होता है जो नदी के बीच में स्थल उभर के आ जाता है, उसको नदी द्वीप कहते हैं। इस प्रकार नदी द्वीप बहुत है भारत में, लेकिन सबसे बड़ा, न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना असम में, उसके बीच में एक नदी द्वीप है माजुली, माजुली। और इतना बड़ा नदी द्वीप है कि वो असम का एक जिला है, असम का एक जिला ही है माजुली द्वीप ना। तो न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। लेकिन नर्मदा नदी पर भी बहुत सारे द्वीप हैं। नर्मदा नदी पर गुजरात में एक द्वीप है साधु बेट, और साधु बेट द्वीप में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, ये जिसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये आपको बता दूं, विश्व की सबसे ऊंची है, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे। पहले क्या था, वो न्यूयॉर्क के जो जीसस थे ना, शायद वो सबसे ऊंचे थे, लेकिन अब क्या हो गए, अब वो नीचे हो गए ना, अब वो नीचे हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे ऊंचे हो गए ना। अच्छा, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। तो याद रखे, देखिए गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति प्रतिमा है? पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? गुजरात। अंदर चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मोटा मोटा नहीं पूछते। गुजरात राज्य के केवड़िया में है। कहाँ है? और केवड़िया कहाँ है? साधु बेट द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप। और साधु बेट द्वीप कौन सी नदी में बना हुआ है? क्लियर है? ओके। हाइट कभी पूछ सकते हैं आपसे, 182 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। और फीट में आप ऑन एन एवरेज याद रख लो 579, 580 फीट के आसपास, ऐसे याद रखो, 580 फीट के आसपास। क्योंकि धोखा दे सकता है, पता चला मीटर में याद की हो, 182 रटा हुआ है, फीट में पूछ दी तो दिमागे काम नहीं करता। तो 500, लगभग 580 फीट, इतना में बन जाएगा। आइए उसके बाद कुछ और स्टैच्यू देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, कहाँ है? राजस्थान। केवल याद रखो, कहाँ है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ? राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। अच्छा, अब ये क्या है भैया? विश्व में सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है ये स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये दे, ये दे, देखो अंदर ऐसे ऐसे चढ़ते भी होंगे। अरे अंदर जाके ऊपर ऐसे कुछ कुछ कलाकारी करना होगा ना, करते होंगे ना। ना स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है भैया? राजस्थान। और क्या है? विश्व की सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है ये। उसके बाद बाकी सारी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आओ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ भैया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? वो दे, हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद, एकदम लोकेशन बस याद रखो। और वो जो कौन है, वो जो जानते हो, वो हैदराबाद शहर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी देखो, ये देखो कौन दिखाते? बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर। और ये जो है बेंगलोर शहर के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, लोकेशन बस याद रखो। अबे अहिंसा कहाँ गए रे? तिन्ने डालिस। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा,
नहीं भैया, यहीं कंफ्यूज हो जाओगे, लगेगा गांधी की मूर्ति। गांधी की मूर्ति नहीं है। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा वास्तव में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, यह है भैया, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, पहले ना। कहाँ है भैया? नासिक। कहाँ है ये? नासिक महाराष्ट्र में है। और इसके बारे में एक तथ्य जान लो, विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है ये। विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा। और उसके डायमेंशन में मत जाओ, इतना काफी है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला, जब चित्रकला की बात की जाएंगे भैया, तो भैया इसका इतिहास तो चित्रकला का प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल मतलब हड़प्पा से पहले का काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पा के से पहले का काल में क्या आएगा भैया? पाषाण काल, स्टोन एज, और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल जो था, स्टोन एज था, उसको 4 भागों में हम बांटते हैं। पाषाण काल का जो शुरुआती फेज था उसको बोलते हैं अपन पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। दूसरा चरण जो था उसको हम मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। तीसरा चरण नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज कहते हैं। और चौथे चरण को हम ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल मुख्य था लेकिन लोग तांबे का उपयोग जान गए थे, इसलिए ताम्र पाषाण काल। ठीक, ईयर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो बताऊंगा, वैसे लिख दिया हूं ना। 10,000 40,000 से 10,000 वर्ष तक ईसा पूर्व तक इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 तक कहते हैं। 6,000 से 1,000 तक नव पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल 2,500 से लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास, वो उतना इंपॉर्टेंट। आइए अब मतलब चित्रकला का इतिहास भाई, पुराने गुफाएं, पाषाण कालीन गुफाएं, आदि मानव हमारे पूर्वज वहां रहते थे। खाली समय में क्या करें? अब वो लोग बिजी तो रहते नहीं थे कि काम पे जाते थे कहीं पर, मतलब ऑफिस में, या उनके पास मोबाइल था टाइम पास करें। तो खाली समय अधिकांश शिकार उकार करके खा डरी सब, अब का फ्री है, का कर ही ऐसे उठा के खरोच के कुछ बनाते रही इंटरटेनमेंट है ना। हाँ, तो कैसे जानवर हमन मारे मारथन, कैसे खाथन, वो सब चित्रण कर दिया। तो चित्रकला जो है वो, उसका इतिहास बहुत पुराना है ना। अच्छा, अब देखिए चित्रकला का विकास एक तरफ से शुरू करते हैं भैया। उससे पहले अपन 2 किताबें देख लेते हैं जो चित्रकला के विज्ञान पर प्रकाश डालती हैं। एक तो वात्स्यायन की किताब कामसूत्र। वात्स्यायन की जो किताब है कामसूत्र, इसमें चित्रकला के षडंग गलत लिखा है, ये क्या है? षडंग। क्या है? षडंग का उल्लेख मिलता है। षडंग बोले तो चित्रकला के 6 सिद्धांत या अंग बताए गए। किसने बताए हैं? वात्स्यायन ने अपनी किताब कामसूत्र में बताए हैं। 5 से 10% ही चांस है, मतलब मर के रटने का नहीं। जब भी आओ, षडंग के 6 सिद्धांत चित्रकला के क्या क्या हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सदृश्य है ना, ये सदृश्य, और वर्णिका भंग। मर के रटने वाली चीजें नहीं है सब ना। वर्णिका भंग, लटके झटके आ गया तो मैं गारंटी है भाई, कोई परीक्षा दो 3 से 4 बार तो रिवाइज करोगे, विषय को करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, आओ, तो मर के रटने का नहीं है। आगे चलो। और अब कुछ चीजें हैं, धूली नहीं है, ये धूल नहीं है, धूली है। क्या ये? धूली। अब ये भाई बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सा पढ़ लो आप समझ जाओगे भैया। जो मिथक होते हैं, दंत कथाएं, उनके चित्रण को लेप्य चित्रकला कहा जाता है। रेखा चित्र, रेखा और आरेख जो ऐसे ऐसे बनाए जाएं, उस चित्र को हम क्या कहते हैं? लेख चित्र। धूलि चित्र मतलब सतह पर बनाए गए चित्र को धूलि चित्र कहा जाता है। और पट चित्र मतलब ताड़ के पत्ते पर या फिर कपड़े पर उस जो बनाया जाता है उसे पट चित्र कहते हैं। मुद्रा राक्षस, किसकी किताब है? विशाख दत्त।
विशाख दत्त ने किताब लिखी मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस में चित्रकला या पटों के 3 प्रकार बताए। चित्रकला या पटों के 3 प्रकार, चौक पिटक, दिघल पिटक और यम पिटक। चौक पिटक क्या है? अलग अलग फ्रेम युक्त चित्रांकन, अलग अलग फ्रेम में चित्रांकन। दिघल पटक क्या है? लड़ी, चित्रों की लड़ी, दीर्घ कटावदार चित्रकारी में चित्रों की लंबी लड़ी। और यम पिटक क्या है? पृथक चित्रकला, अलग अलग चित्र बनाना। छोड़ो उतना ही। आइए प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब चित्रकला का इतिहास पुराना है, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र का पाषाण काल में चलेंगे। इससे पहले कुछ फैक्ट हैं आपके। भित्ति चित्र, अच्छा जो चट्टानों पर जो चित्रकारी बनाई जाती थी उसे क्या कहा गया? ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिखी, पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। चट्टानों पे जो चित्रकारी की जाती दीवारों पर उसे क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ्स। फिर उसके बाद एक नाम आपके सामने दिख रहा है, आर्चिबाल्ड कलाइल। आर्चिबाल्ड कलाइल ये कौन है भैया? भारत में सबसे पहले शैल चित्र इसी ने खोजा था। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। कहाँ है? धार जिला। बिल्कुल, रट डालो कहाँ है ये? अबे धार नहीं लिखा, आगे कहीं लिखा होगा, धार जिला मध्य प्रदेश ना। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वतमाला में है? विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वतों की श्रृंखला, वहीं पर ये गुफाएं, भीमबेटका गुफा है। भीमबेटका गुफा की खासियत है ये प्रागैतिहासिक काल के सभी चरणों का चित्रण आपको इस गुफा में मिलेगा। चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, चाहे ताम्र पाषाण काल, सारी अवधि के चित्रण मिलेंगे। मतलब हर काल में मनुष्य वहां रहता जरूर था, है ना। यदि चित्र बनाए हैं तो अब ये हजारों सालों का है ना। अच्छा, हमरे जब वहाँ भी कोई रहता था हमसे पहले, चित्र बनाए, महू अपन चित्र बनाऊँ तो इधर ही बना दीस। फिर उसके हजारों सालों बाद फिर कोई और आया रहने, देखा अरे महू बनाऊँ तो एक दीवार में महू बना दीस। तो सारे काल के चित्रण आपको भीमबेटका में मिलेंगे। ठीक, आगे चलिए, ये देख लो भैया, ऐसे ही चित्रकारी मिलेगी आप, है ना। देखो यही है भित्ति चित्र, दीवारों पर बनाए गए चित्र ना। शिकार का, अच्छा तीनों, चाहे कोई भी काल हो, ये चारों काल प्रागैतिहासिक काल के, कॉमन चीज क्या थी इसमें? शिकार के चित्र। क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहला पर्पस क्या था? खाने के लिए शिकार पे निकलना पड़ता था। ये बात और है कि आप बोलोगे नहीं सर, सबसे पहले तो अपन फ्रेश होने जाते हैं, वो जात हो ही, वो भी तो इंसानी थे ना। लेकिन ओकर बात वो कार्य नहीं है। अब कोई किसी को बताओगे क्या तुम क्या कार्य करते हो? मैं फ्रेश होने का कार्य करता हूँ, इज माई प्रोफेशन, ऐसा थोड़ी बताओ। तो नेचुरल क्रिया है। ये देखो, ये इस तरह की पेंटिंग उस समय की है। पेंटिंग जो देखते थे बेचारे वही चित्रण कर देते थे, जो करते थे वो चित्रण कर देते थे। आइए पूरा पाषाण काल चित्र, इसमें जो प्रश्न बनने लायक वो ये है, गेरू किस रंग का प्रयोग करते थे? बाकी सब ध्यान से पढ़ के गुजरो जब भी गुजरो, लेकिन गेरू याद रख लो। इधर आ जाओ, मध्य पाषाण काल, इसमें याद रखिए मुख्य रंग कौन सा इस्तेमाल करते थे? लाल। और एक कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के जो दीवारों के चित्र थे, शैल चित्र, वो पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे हो गए। ये कूट में पकड़ा सकता है ना। अब वो समूह, चराई गतिविधि, घुड़सवारी चित्रण, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। कॉमन चीज है, सब में मिलेगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है कि भैया ये भी शिकार का चित्रण करते थे, लेकिन ये पशुओं का चित्रण भी करते थे। मुख्यतः किसका? बैल का। ये प्रश्न बन गया, मुख्यतः किसका? और एक खास चीज, ज्यामिति पैटर्न, मतलब कभी तिकोना बना दिए, कभी रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा ज्यामिति पैटर्न। तो पूछ देगा आपसे कौन से काल में ज्यामिति पैटर्न के चित्रण मिले? नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण कालीन चित्र में देख लो भैया, रंग थोड़ा हरे और
पीले। और एक और चीज, नरसिंहगढ़ भूल गई है, ये गढ़ गढ़ है, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। याद रखना भैया, ताम्रपाषाण कालीन शैलचित्र स्थल कौन सा? नरसिंहगढ़। कहाँ? मध्य प्रदेश। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के चित्रकारी मिली है। और इसमें ये प्रश्न बन सकता है भैया, वीणा वाद्य यंत्र, वीणा वाद्य यंत्र का चित्रण आपको किस काल के चित्रकला में मिलेगा? ताम्रपाषाण काल। वो भी कहाँ से? नरसिंहगढ़। अन्य देखो आप इस काल के, अब छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, ये लो भैया अन्य स्थल। जोगी महाराज जानते हो कहाँ है? सरगुजा है ना, डिटेल पढ़ेंगे। घोड़सर और कौआ बौर कहाँ? कोरिया। और एक और चितवा डोंगरी, दुर्ग नहीं, ये वास्तव में देखो जो उधर की किताब रखी है, अबे देखो दो है चितवा डोंगरी, एक बालोद, एक राजनांदगांव जिला पहले बोलते थे, अब नहीं होगा वो, अब मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी में है ना। तो वास्तव में, और ये आपको अगर याद होगा तो ड्रैगन वाला चित्र मानपुर मोहला के चितवा डोंगरी में, नौपाषाण ना। तो आप इधर आ जाइए भैया, ये कहाँ है? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। अब वो केंद्र स्तर पे जो किताबें ना, वहाँ भले दुर्ग लिखे या कुछ भी लिखे, यहाँ पूछेगा तो हमको पता है ना ये चितवा डोंगरी कहाँ है? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। और यहाँ पर चित्रण क्या है? गधे की सवारी कर रहा है कौन? चीनी ड्रैगन। ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे मोदी के ऊपर सवारी कर रहा है चीन का राष्ट्रपति, कौन है? जिनपिंग। हाँ वही है, ट्रंप नहीं ना। अरे यार पहले चीन का तो मुकाबला कर लें, अमेरिका दूर की चीज है। सच्चाई इतनी कड़वी है ना कि तुम चीन के तुलना कर लो, हम कहीं खड़े नहीं होते, चीन से कहीं नहीं खड़े होते। क्यों नहीं? क्योंकि हम आज़ाद भी हुए ना, 2 साल बाद हमसे आज़ाद हुआ चीन। क्या तरक्की किया? जानते क्यों तरक्की कर पाया वो? वहाँ अंधविश्वास नहीं, धर्म की भी कोई जगह नहीं है। ये धर्म, ये धीरेन्द्र शास्त्री और ये वहाँ ऐसा कर रहे होते हैं ना, अरे उड़ा दे रहे काटो सालों को, ऐसे सरेआम गोली मरवा देता। वो चीन है। वहाँ भैया वो जानता है कि धर्म में उलझे तो गए तुम, विकास किससे होगा? टेक्नोलॉजी किससे आएगा? शिक्षा से आएगा। ये धार्मिक अंधविश्वास पोंगा पंडितों के काल्पनिक कहानियों से नहीं आएगा। चीन इस बिल्कुल सख्त कार्रवाई करता है तुरंत, इसीलिए किसी की हिम्मत भी नहीं वहाँ ऐसा करे। कोई धर्म नहीं है वहाँ, धर्म का कॉलम भी नहीं होता। एक बात बता दूं तुमको, कोई धर्म नहीं, सिंपल सी बात है। हमने, हमारा सरकार ये चाहती है और आपको वो करना है। हमारे यहाँ उसका उलट होता है ना। हमारे यहाँ तो लोग गोबर तक खा जा रहे हैं। टट्टी है, टट्टी तो है, जानवर की टट्टी है। और इतने मूर्ख हैं हमारे यहाँ, मतलब अशिक्षा में, शिक्षित भी मूर्ख हैं, वो तो बात अलग है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है शिक्षित लोगों में भी, लेकिन इतना अंधेरा बना दिए हैं ये सब बाबा और ये सब मिल के ना, सनातन के नाम पर कहीं पर मौलवी इस्लाम के नाम पर एकदम बेवकूफ़ बना के रखा है, कहीं पे पादरी ईसाई धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना के रखा। हमारे बहुत आसानी से धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अभी हाल फिलहाल में हमको ऐसे ग्रेट महापुरुष दिख जा रहे हैं जो रोटी में गोबर लगा खा रहे हैं जैम की तरह, मूत्र पी रहे हैं लिम्का की तरह। भविष्य में ब्राह्मणों की वो भी ना खाने लग जाए, प्रसाद है बोले, भगवान है ये, ऐसा होगा बहुत जल्द। छोड़ो इसको, इधर आओ। नहीं रुको, एक थोड़ा सा। अब भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण देखो। थोड़ा सा रे तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण, बस सुनो। एक तो भित्ति चित्रकला, खाना, अरे गोबर वो सुन के भूख लग गई। अच्छा, तुम मत खाना गोबर कभी भैया, तुम में से कोई बीमार हो जाओगे ना।
ये लघु चित्रकला। चलो आए बस थोड़ा सा रुको 5 मिनट। भित्ति चित्रकला जो कठोर दीवारों या सतहों पर बनाई जाती है उसे भित्ति चित्रकला कहते हैं, है ना। और लघु चित्रकला उसे कहते हैं जो ताड़ के पत्रों पर बनाई जाती हैं, कपड़ों पर बनाई जाती हैं, चमड़े पर बनाई जाती है, उसे लघु चित्रकला। लेकिन लघु चित्रकला का एक पैमाना है, 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए चित्र, उसे ही लघु चित्र कहेंगे। कितना? 25 वर्ग इंच। इंच समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर के बाद इंच, 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच। क्षेत्रफल कैसे नापते हैं? वर्ग लगा देते हैं, 25 इंच वर्ग ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और कोई भी जो चित्र होता है, जैसे ये तो दीवारों पर बनाया गया है, कोई भी जो चित्र है, ये चित्र है भाई, इस चित्र में एक मुख्य विषय वस्तु होती है ना। जैसे विषय वस्तु है क्या? राजा विषय वस्तु, राजा बैठा हुआ दरबार में, तो राजा विषय वस्तु है। तो कुल जो वास्तविक जो आकार है उसका 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो विषय वस्तु है उस चित्र की, वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? वास्तविक जो आकार है उसका 1/6 से अधिक। और पूरी की पूरी चित्र किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 25 वर्ग इंच। समझ रहे हो कि नहीं? वही वे इंच वर्ग, हाँ, मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल कैसे नापते हैं, कैसे करते हैं भाई? क्षेत्रफल 30 किलोमीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, 30, अभी क्या बोल रहा हूं मैं? इंच, 30 इंच स्क्वायर। इस तो 25 कितना? 25 इंच स्क्वायर से अधिक। और जो वास्तविक विषय वस्तु है, पेंटिंग एक विषय वस्तु होती है, जैसे मुख्य विषय हाथी है मान लो, तो हाथी उस पूरे वास्तविक आकार का 1/6 से अधिक, उसे ही लघु चित्रकारी कहते हैं। लघु चित्रकारी और भित्ति चित्रकला में अंतर समझ गए? भित्ति चित्र कौन सा? गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र आपको मिलेंगे क्या है? वो भित्ति चित्र, कठोर सतहों पर। और चित्रकारी, लघु चित्रकारी, ये पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर, कपड़ों पर, चर्म पर, चमड़ा रे, जानवर का चमड़े के ऊपर चर्म, है ना, इस पर की जाती है। और लघु चित्रकला के लेकिन कुछ पैमाने हैं। जो चित्र है उसका पूरा क्षेत्रफल 25 वर्ग इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। चित्र की विषय वस्तु, विषय जो होती है, वो कुल वास्तविक आकार का 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप सुन चुके हो। भारत में भित्ति चित्रकला कब? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसवी के बीच विकसित हुई है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, समझ रहे हो? और फिर 1000 साल बीता, फिर 1000 साल आगे आ गए अपन। 1 शताब्दी मतलब 100 साल ना, तो 2000 साल के बीच में भित्ति चित्रकला का इतिहास है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न आने लायक। ये देखो आप, प्राकृतिक गुफाओं या चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफाओं में ही मिलेंगी आपको भित्ति चित्र। आई, और ये जो भित्ति चित्र आपको मिलेंगे ये अधिकांशतः तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। आइए अजंता गुफा की चित्रकला, एलोरा गुफा की चित्रकला की मूर्ति कला में भी आप देखे हो, चित्र भी तुम बने हैं यहाँ पर। तो अजंता में चलते हैं। अजंता कहाँ है भैया? अजंता की गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला। कहाँ है अजंता गुफाएं? सह्याद्री। कौन सी पर्वतमाला? सह्याद्री पर्वतमाला, महाराष्ट्र। 29 गुफाएं आपको पता है। 29 गुफाओं में 2 गुफाएं हैं, केवल 2 गुफाएं जो शुंग काल में बनी हैं, और बाकी जो बचशेष गुफाएं कब की हैं? गुप्त काल की। बाकी कब की है? गुप्त काल की। अच्छा, और आपको पहले से ही पता है भैया कि अजंता की गुफा कौन से धर्म से संबंध रखती है? बौद्ध धर्म से संबंध रखती है अजंता की गुफाएं। यहाँ चित्रकारी जो भी मिलेगी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए, अजंता की गुफाओं में बुद्ध की त्रिभंग मुद्रा है, ये मुद्रा लिखी है, मुद्रा का चित्रांकन है। बौद्ध की त्रिभंग मुद्रा का चित्रण कौन सी गुफाओं में? अजंता की गुफाओं में। और वो त्रिभंग मुद्रा क्या है? वज्रपाणी,
मंजूश्री और पद्मपाणि या क्या है, लोक अवलोकित है, ये त है, त औकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। 3 त्रिभंग मुद्रा, बुद्ध की त्रिभंग मुद्रा, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, बुद्ध की त्रिभंग मुद्रा में कौन सा है कौन सा नहीं है। 1 वज्रपाणि, दूसरा मंजूश्री, तीसरा पद्मपाणि। वज्रपाणि बुद्ध के शक्ति का प्रतीक है। वज्रपाणि किसका, वज्र 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 समझ रहे हो ना, वज्र किसको बोलते हैं, वज्र सुने हो कभी, वज्र, अबे इंद्र का हथियार, इंद्र का हथियार जो दधीजी की हड्डियों से बनी थी ना, वो हथियार था वो। तो वज्र मतलब बुद्ध की शक्ति का प्रतीक, मंजूश्री मतलब बुद्ध की विद्वत्ता का प्रतीक। विद्वत्ता ऐसा नहीं दिखाने का, ऐसा दिखाने का, बुद्ध की विद्वत्ता का प्रतीक। और पद्मपाणि बुद्ध की करुणा का प्रतीक, करुणा, दया ना। प्रश्न बन सकता है क्योंकि बौद्ध और जैन से बहुत प्रश्न बनते हैं सीजीपीएससी में। तो बुद्ध की त्रिभंग मुद्रा, अजंता की गुफा, बुद्ध की त्रिभंग मुद्रा का चित्रांकन आपको कहाँ मिलेगा, अजंता की गुफाओं में ना। त्रिभंग मुद्रा कौन कौन सी है, वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि। वज्रपाणि किसका प्रतीक है, बुद्ध की शक्ति का प्रतीक। मंजूश्री बोले तो बुद्ध की बुद्धिमत्ता का प्रतीक, और पद्मपाणि बोले तो बुद्ध की करुणा और दया का प्रतीक है ना। ये अजंता गुफा। अच्छा, एक और कभी पूछ दिया कि अजंता की गुफाओं में किस चालुक्य शासक का चित्रण है, प्रश्न बन गया, पुलकेशिन द्वितीय। सब आप प्राचीन इतिहास में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए रट लो, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का चित्रण है ना। सारे शासकों का चित्रण नहीं है भैया, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का चित्रण है। चित्रण कैसा है, वो यूनान से कोई दूत आया, उसका सत्कार कर रहा है ना, आना आना ना। कैसे, मतलब कैसे कोई मेहमान आता है तो कैसे वेलकम करते हो, अरे आइए तो हिंदी में है पगली, गड़िया में, अपने गड़िया में कैसे बुलाते हैं, आनागात बोलते हैं, आनागा नहीं, सगा ना। और जैसे औरत होगी तो अबे आनागा थोड़ी बोलते हैं, आना वो है ना। चलो भैया, त्रिभंग मुद्रा में से 2 मुद्राएं, ये 2 ही तो दिख रहा है, तीसरा कहाँ है। चलो चलो, उतना यही है मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा में से 2 मुद्रा दिख रही है। अब ये पता नहीं कैसे कैसे बनाए हैं, वो तो सिंपल है। आओ, अजंता में अन्य चित्रण, ले देखो, हम ये जानते हैं ना कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं का चित्रण है, मूर्ति कला हम पढ़े थे। तो चित्रण में बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सारी, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सब का चित्रण आपको मिलेगा। ये महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र, सब बुद्ध और जैन पढ़ेंगे ना, सब जान जाओगे आप। फिलहाल के लिए तो आप केवल सिंपल से रटो ना। फिर एलोरा गुफाएं, तो काली एला करबो, लेपाक्षी, हाँ काली चित्रकारी खत्म हो जाएगी। ये वीडियो जरूरी था रे, ये वीडियो